नमस्कार, मैं फिरोज अली खोजी। आप देख रहे हैं खोजी न्यूज। आज खोजी न्यूज के विशेष कार्यक्रम जन्मदिन विशेष में हमारे साथ मौजूद हैं जनपद मुजफ्फरनगर में 4 अगस्त 1980 को जन्म लेने वाले सपा के वरिष्ठ नेता गौरव जैन जी। आइए इनकी सियासत के बारे में जानते हैं, कैसे इनकी शुरुआत हुई है, कैसे इनका सियासत में आने का मन बना और कितने वर्ष इनको सियासत में हो गए हैं और किन किन दलों में शामिल रहे हैं। आपको सबसे पहले तो गौरव जैन जी जन्मदिन की बधाई हो। बहुत धन्यवाद। आपकी शुरुआत कैसे हुई सियासत में आने की, कैसे आपका मन में बना, किसे प्रेरणा स्रोत मानते हैं? देखिए, जब सियासत में आने की बात की जाए तो शुरुआती दौर में तो सियासत का कोई इच्छा ऐसी भावनाएं नहीं थी, लेकिन चूंकि रुचि पढ़ने की थी, जानने की थी, तो बहुत राजनीतिक हलचलों को देखते थे, जानते थे, प्रयास करते थे और उसी जानने की जो आदत थी, उसी आदत की वजह से 97 में जिस समय हम पढ़ाई कर रहे थे, उस समय में छात्र राजनीति में थोड़े थोड़े करके हम एक्टिव हुए और जब उस आंदोलन में जुड़े, छात्र आंदोलन में जुड़े, तो वो लड़ाई 7 साल 2004 तक लगातार हम छात्र आंदोलन में जुड़े रहे। उस दौरान में चुनाव भी हुए, चुनाव कराने के लिए लड़ाइयाँ भी लड़ी, छात्र हितों के लिए कई बार आंदोलनरत रहने का अवसर प्राप्त हुआ और वहाँ से जब सौभाग्य मिला तो राजनेताओं को, राजनीति को और दलों को बहुत करीब से जानने का अवसर प्राप्त हुआ। शुरुआत में जब माननीय चैतन्य स्वरूप जी चेयरमैन का चुनाव लड़े थे, उस समय उनके चेयरमैन के चुनाव में थोड़ा काम किया, उस समय राजनीति को जानने का अवसर मिला। उसके बाद 2002 में जब वो विधायकी का चुनाव लड़े, तब भी उनके नेतृत्व में काम किया, उस समय भी राजनीति को जानने का अवसर मिला और 2002 के चुनाव के बाद खास तौर से समाजवादी पार्टी को, समाजवादी पार्टी के नेता को, समाजवादी आइडियोलॉजी को जानने का अवसर मिला और समाजवादी आइडियोलॉजी को जैसे ही जानने की शुरुआत हुई तो उसमें चलते गए। उसमें आदरणीय, उस समय नए थे, नए राजनीति में नया मामला था, आदरणीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के बारे में जानने का प्रयास हुआ, आदरणीय जनेश्वर मिश्र जी के बारे में जानने का प्रयास हुआ, कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में जानने का प्रयास हुआ। माननीय नेताजी उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, माननीय नेताजी को जाना और समाजवादी पार्टी की जो कार्यकर्ताओं के प्रति समर्पण भावना समाजवादी पार्टी में रहती है, उस समय मैं बड़ा प्रभावित हुआ और काम करते रहे, चलते रहे 2005-06 के लगभग माननीय, जो आज हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी से जान पहचान हुई, मामला हुआ और उनके विचारों से बहुत मैं प्रभावित हुआ। तो माननीय नेताजी से, माननीय आदरणीय अखिलेश यादव जी से प्रभावित होना और सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को जानना, ये बहुत बड़ा पहलू रहा राजनीति में सक्रिय होना। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के कौन से विचार से आप सबसे ज्यादा प्रभावित हुए? देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रभावित हूँ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से, जो सबको साथ लेकर चलने की बात करती है, जो किसी एक धर्म, जाति, क्षेत्र में बंटने की बात नहीं करती, वो सबको साथ लेने के चलने की बात करती है, एक समानता की बात करती है। और जब उस सोशलिस्ट आइडियोलॉजी पे माननीय अखिलेश यादव जी को पूर्ण समर्पण भावना के साथ चलते हुए देखा, तो इस बात से मैं उनकी बड़ा प्रभावित हूँ कि जो हमारे बुजुर्गों ने, समाजवादी परिवार के बुजुर्गों ने जो बातें कही, समाजवादी परिवार के बुजुर्गों ने जो बातें बताई, जो समाजवादी इतिहास में बताया गया, उन चीजों को 100% मानने का काम, उस चीज पर चलने की प्रेरणा नौजवानों के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी रहे हैं। उसी चीज से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। समाजवादी पार्टी में आप अपना आदर्श किसको मानते हैं? देखिए, हम सभी के नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी नेता हैं और समाजवादी आइडियोलॉजी जो कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और डॉक्टर लोहिया जी से प्रेरित है और एक बड़े आंदोलनकारी जयप्रकाश नारायण जी से प्रेरित है, वो सब तो हमारे आदर्श हैं ही, लेकिन समाजवादी पार्टी की अगर आप विशेषकर बात करें तो आदरणीय अखिलेश यादव जी हमारे नेता हैं। समाजवादी पार्टी में आप कब तक आसीन रहे हैं और दल में भी शामिल रहे हैं? समाजवादी पार्टी से आपने शुरुआत की थी। देखिए, समाजवादी पार्टी में शुरुआती दौर में जब छात्र राजनीति का दौर रहा, मैं माननीय मंत्री जी चित्तरंजन स्वरूप जी, उनसे हमारे ताल्लुकात पारिवारिक रहे। वो जब चेयरमैनी का चुनाव लड़े थे, उस समय उनके चुनाव में थोड़े सक्रिय थे, मैंने अभी आपको बताया, विधायक के चुनाव में उनके सक्रिय थे। लगातार काम समाज के बीच में रहकर करते रहे हैं 97 से, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे समाजवादी पार्टी का झंडा एक मुकम्मल तौर पे जो हमने उठाने का काम किया, वो क्या 2004 में 2004 में समाजवादी पार्टी की बकायदा सदस्यता ली और सदस्यता लेने के बाद मैं समाजवादी पार्टी में सबसे पहले मैं पदा नगर सचिव। उसके बाद मेरे सौभाग्यवश पद, जब बसपा सरकार बनी, उसके बाद जब समाजवादी सरकार से चली गई, मुझे अवसर मिला नगर अध्यक्ष युवजन सभा बनने का। उसके बाद मैं 2 साल नगर अध्यक्ष युवजन सभा रहा, तत्पश्चात मुझे जिला अध्यक्ष युवजन सभा पे काम करने का सौभाग्य मिला। मैं 2008 से लेकर और 2014 तक लगातार युवजन सभा के जिला अध्यक्ष के तौर पर कार्य करता रहा और 2014 के जस्ट बाद मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ प्रदेश उपाध्यक्ष युवजन सभा के तौर पे। और जब प्रदेश उपाध्यक्ष युवजन सभा बने तो कई जिलों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं अनेकों जिलों में प्रभारी के तौर पर कार्य कर चुका हूँ, कई मंडलों में मैं प्रभारी रहा, लगभग पश्चिम में तो लगभग हर जिले में और हर मंडल में प्रभारी के तौर पर कार्य कर चुका हूँ। कई चुनावों में जाकर सहयोगी के तौर पर काम करने का अवसर प्राप्त हुआ, विधानसभा में, लोकसभा में और अन्य चुनावों में भी लगातार अवसर प्राप्त होते रहे हैं। तो एक ठीक ठाक राजनीतिक अनुभव धरातल पर उतरकर काम करने का रहा है।
समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवारी होकर आपने क्यों सियासत को चुना है? देखिए, सियासत तो एक दूसरा पहलू है। पहला पहलू है सामाजिक जीवन में आइडियोलॉजी। सबसे महत्वपूर्ण बात मेरे लिए आइडियोलॉजी है। आइडियोलॉजी के बाद फिर दल है, और हिंदुस्तान के अंदर और खासतौर से उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी आइडियोलॉजी पर चलने वाला जो दल है वो समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के किन बड़े बड़े आंदोलनों में आप शामिल रहे हैं? देखिए, विपक्ष पूर्णतः 2 बार मैंने विपक्ष को सामना किया है। पहले बसपा सरकार थी, उस समय हम विपक्ष में थे। उस समय लगातार जितने भी घेरा डालो आंदोलन रहा, तो दिवस का आंदोलन रहा, जेल भरो आंदोलन रहे, तमाम आंदोलन 20-22 आंदोलन उस समय आए, छात्र नौजवान जागरूकता कार्यक्रम आए, कई बार आए, और अनेकों प्रकार के कार्यक्रम, अनेकों प्रकार के संघर्ष। जब जब जनता पर जुल्म होता दिखा तो हमने आवाज उठाने का प्रयास किया। 2017 के बाद जो परिस्थितियां प्रदेश में आज देख लीजिए, एक अघोषित तानाशाही है, एक अघोषित इमरजेंसी जैसा माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर है। लगातार जुल्म होता रहा है और हम उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार और अब वर्तमान काल में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो दोनों में क्या अंतर है? देखिए, समाजवादी सरकार में, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व वाली समाजवादी सरकार में बहुत योजनाएं दी गई। एक ट्रेंड माननीय अखिलेश यादव जी ने चेंज किया प्रदेश के अंदर। वो राजनीति को जाति, धर्म और क्षेत्र से उठाकर विकास के मुद्दे पर लिया है। उन्होंने कहा लोगों को आवागमन की सुविधाएं दो, व्यापार बढ़ेगा, समय बचेगा। उन्होंने मेट्रो दी, हाईवेज बनाए, गांवों को गांव से लिंक कर दिया, गांवों को शहरों से लिंक कर दिया, बड़े बड़े पुल बना दिए, पहली चीज। दूसरी चीज, माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि आईटी सेक्टर को बढ़ावा दो। आईटी सेक्टर को बढ़ावा देंगे तो हमारा नौजवान आज के जो करंट ईरा का माहौल है उसमें शामिल होगा। उसमें शामिल होगा तो नई टेक्नोलॉजियों को सीखेगा, नई टेक्नोलॉजियों को सीखेगा तो उसके लिए संसाधन और ऑप्शंस बढ़ेंगे, मौके बढ़ेंगे। इस सोच के साथ उन्होंने लैपटॉप दिया नौजवानों के हाथ में। ऐसे परिवार जहां अगर सुबह का नाश्ता परिवार में हो जाए तो शाम के खाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, शाम का अगर खाना खा लिया तो सुबह के नाश्ते के लिए संघर्ष करना पड़ता है। माँ बाप इस चिंता में रहते हैं कि सुबह होगी तो बच्चों को नाश्ता कहां से देंगे। ऐसे परिवार, जब उस परिवार का बच्चा 10वीं कक्षा 12वीं कक्षा कर लेता है तो उसका सपना होता है कि मेरे हाथ में भी लैपटॉप हो, मेरे हाथ में लैपटॉप होगा तो मैं भी पढ़ूंगा, मैं भी बढ़ूंगा और मैं भी अपने लिए अवसरों की खोज करूंगा। ऐसे गरीब बच्चे के हाथ में, जिसके लिए 30-40 हजार रुपए का लैपटॉप बहुत दूर की कोड़ी था, ऐसे गरीब बच्चे के हाथ में लैपटॉप देकर आईटी सेक्टर को उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ावा दिया। और बेटियां, गरीब माँ बाप जो 12वीं कक्षा के बाद ये सोचते थे कि बेटी, हमारे पास सीमित पैसे हैं, इन सीमित पैसों में बेटी को पढ़ाएं या इसकी शादी करें, और मजबूरन उस बेटी की शादी करती जाती थी। जबकि बेटी चाहती थी कि अगर मेरे पास भी 2 पैसे हों, मेरे पास भी संसाधन हो तो मैं पढ़ूं बढ़ूं। हमने मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की, और ऐसी बेटी के हाथ में हमने कन्या विद्याधन के माध्यम से थोड़े पैसे दिए। उन पैसों के माध्यम से बेटी ने जितना भी प्रयास हो सके, उन पैसों के माध्यम से बेटियां पढ़ी भी और बेटियां बढ़ी भी। क्या उत्तर प्रदेश में भाजपा ने विकास नहीं कराया है? देखिए, बात सोच की हो रही है। हमने लैपटॉप दे दिया, मैंने बताया किस सोच के साथ दिया। हमने कन्या विद्याधन दे दिया, हमने बताया किस सोच के साथ दिया। हमने हाईवे मेट्रो दे दिया, हमने बताया किस सोच के साथ दिए। हमने गरीब मजदूरों के लिए भी साइकिलों की भी व्यवस्था की, पेंशन की भी व्यवस्था की, किसान की भी बात करी, किसान का दुर्घटना बीमा दिया, किसानों की पेमेंट कराई, किसानों को और अन्य संसाधन भी मुहैया कराए। चाहे अब देखिए, एक घटना हुई हमारे यहाँ, जब समाजवादी सरकार थी, एक हाईवे पे प्रकरण हुआ, महिलाओं के साथ अपमानित व्यवहार किया गया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कितनी गंभीरता से लिया, उन्होंने तुरंत प्रभाव से उसमें एक्टिविटी करते हुए एक यूपी 100 जैसी वर्ल्ड की सर्वोत्तम व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर लागू कर दी। आज आप फोन कीजिए, तुरंत पुलिस की गाड़ी आपके गेट पर खड़ी होगी। उन्होंने, उन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या सोचती कि जब हमारे घर पे नोटिस जा सकते हैं, जब हमारे घर पे और तमाम चीजें जा सकती हैं, तो पुलिस क्यों नहीं जा सकती? पीड़ित किसी के साथ झगड़ा हो, कोई समस्या है, कोई परेशानी हो, फोन करेगा, पुलिस उसके घर पे मिलेगी। ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सोच थी। उन्होंने उस चीज को लागू किया। कई अवार्ड भी उस व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी मिले हैं। 102, 108 एम्बुलेंस, गरीब परिवार की महिलाएं, सक्षम परिवारों की महिलाएं गाड़ियों में, बड़ी बड़ी एम्बुलेंसों में पैसे देकर भी चली जाती हैं। गरीब परिवार की महिलाओं को दिक्कत होती थी, रिक्शा रेडियो में ले जाते थे गरीब लोग, उनके पास संसाधन नहीं होता था। 102, 108 एम्बुलेंस दे दी। वो जाति धर्म के आधार पर नहीं थी कि वो किसी एक ही धर्म के आदमी को लेके जाएगी। जो भी परेशान होगा वो फोन करेगा, 102, 108 पर एम्बुलेंस उसके घर के बाहर खड़ी मिलेगी। हमारी बच्चियां, बहनें, माएं, बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं कि महिलाएं नहीं बता पाती हमारे समाज में। हमारा समाज एक संस्कृति से भरा हुआ समाज है। आज भी महिलाएं अपनी किसी भी बात को खुलकर कहने में कहीं ना कहीं हिचकिचाहट महसूस करती हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समाजवादी सरकार में सुविधा दी 1090 की, उस पर महिलाएं फोन करती थी, कोई दिक्कत होती थी, वो दिक्कत 24 घंटे के अंदर
हल कर दी जाती थी। तो कहने का आशय है कि जो समाजवादी आइडियोलॉजी है वो सबके लिए है। हाईवे पे हर धर्म मजहब का आदमी चलेगा, लैपटॉप हर धर्म मजहब के आदमी को मिला, सरकारी नौकरी मिली हर धर्म मजहब के आदमी को मिली, कन्या विद्याधन मिला हर धर्म मजहब के आदमी को मिला, 102 108 में हर आदमी जा सकता है, यूपी 100 हर किसी के लिए है। एक समानता के आधार पर तमाम योजनाएं और संसाधन उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध कराए गए और विकास के एक नए आयाम उत्तर प्रदेश के अंदर तय करने का काम किया। भाजपा ने आकर उन योजनाओं पर रोक लगा दी। समाजवादी पेंशन, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां महिलाओं को 2 वक्त की रोटी मुहैया नहीं हो पाती थी, कपड़े मुहैया नहीं हो पाते थे। 6,000 रुपए साल समाजवादी पेंशन के माध्यम से दे दिए, 500 रुपए महीना महिलाओं। वो महिला 6,000 रुपए साल में इकट्ठा करती थी, उसको घर में बच्चे के कपड़े बनवाने हैं, अपने लिए 2 साड़ी लेनी है या किसी और चीज की आवश्यकता, उन 6,000 रुपए के माध्यम से वो ले सकती थी। 55 लाख महिलाओं को वो पेंशन देने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी और अन्य लोगों ने भी, सम्मानित संस्थाओं ने उस योजना की तारीफ की। भाजपा ने सरकार में बैठ के उस योजना को बंद कर दिया। आप मुझे मैंने आपको 10 योजनाएं बताई, 15 योजनाएं बताई, मैं और बता दूंगा। एक योजना बता दीजिए जो भाजपा ने इसके कंपैरिजन में एक योजना कोई लागू करी हो। यूपी 100 को यूपी 112 कर देने से काम नहीं चलेगा, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर देने से काम नहीं चलेगा। काम चलेगा रोटी, कपड़ा, मकान, सड़क, सुरक्षा, बिजली, पानी की व्यवस्था कराने से। किसी एक धर्म और मजहब के आदमी को कटाक्ष करने से काम नहीं चलेगा, उल्टा सीधा ठोको ठोको कर देने से काम नहीं चलेगा। काम चलेगा आम आदमी को संसाधन मुहैया करा देने में। व्यक्ति कई अस्पताल, एक बात और मैं कह दूं, कई अस्पताल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एम्स के लिए जमीन दी, कई अस्पताल दिए, कहीं 100 बेड के अस्पताल दिए, उनमें तमाम व्यवस्थाएं करा के दी। समाजवादी की सरकार गई, उन तैयार अस्पतालों को ही ये सरकार चालू नहीं कर सकी। आज कोरोना में क्या स्थिति हुई, ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिल पाए, दवाई नहीं मिल पाई, इलाज नहीं मिल पाया, तड़प तड़प कर लोग मर गए। और आज ये बेशर्मी से कहते हैं कि ऑक्सीजन कमी से कोई नहीं मरा। मैं आपसे पूछता हूं, कोई आदमी आपकी जान पहचान में, हमारी जान पहचान में कहीं भी ऐसा नहीं होगा अगर उसके घर में नहीं तो उसकी जानकारी में कोई न किसी आदमी ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई है, ऑक्सीजन की कमी से, इलाज की कमी से गंवाई है। और ये बेशर्मी से कह रहे हैं कि कोई मौत ऑक्सीजन और इलाज की वजह से नहीं हुई। हमारी सोच थी सड़क, सुरक्षा, बिजली, पानी, दवाई, पढ़ाई, जो बेसिक जरूरतें हैं इंसान की वो उसको मिलनी चाहिए, और वो जिम्मेदारी सरकारों की है और समाजवादी सरकार ने दी थी। और आज की सरकार सिर्फ ड्रामेबाजी करने के अलावा कोई काम करना नहीं चाहती। आप मुझे कोई, आप जानते हो ऐसी कोई योजना, कोई ऐसी सोच, कोई ऐसा काम भाजपा सरकार का आप मुझे बता दीजिए उन्होंने किया हो। व्यक्ति सियासत को इसलिए चुनता है जिससे जनसेवा कर सके। तो जो अक्सर देखा जाता है चौराहों पर बच्चे भीख मांगते हैं, नशा करते हैं और महिलाएं भीख मांग रही हैं, तो इनके लिए क्या विशेष कदम आपने उठाया है या समाजवादी पार्टी सरकार ने? देखिए, हमने कौशल प्रशिक्षण शिविर लगाई। हम समाजवादी सरकार के दौरान में कौशल प्रशिक्षण दिया गया, जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस वहां तक ले जाया गया, रजिस्ट्रेशन कराया गया और प्रशिक्षण दिया जा सका। समाजवादी सरकारों में वो कौशल प्रशिक्षण दिया गया, और जब वो कौशल प्रशिक्षण उन्हें प्राप्त हुआ तो उसके आधार पर उन लोगों ने अपने लिए रोजगार पैदा किए। बहुत लोग हैं जिन्होंने रोजगार, किसी ने टोकरी बनाना सीख लिया, किसी ने कंप्यूटर सिखाना सीख लिया, बहुत चीजें सीखी, अलग अलग प्रकार के प्रशिक्षण थे, रोजगार मिला। अब आगे और मौका मिलता तो और आगे की चीजें सोचने का काम करते। देखिए, अब तक तो समाजवादी वो प्रदेश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर राजनीति किस चीज पे चली है, जाति पे, धर्म पे, क्षेत्र पे। विकास के नाम पर तो राजनीति पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर हुई थी, और उस तरफ हम चले थे। समाजवादी सोच तो यही तो कहती है कि सबको एक समान खड़ा किया जाए। जो लोग संसाधनों के अभाव में पिछड़े रह गए उन लोगों को और ज्यादा संसाधन देके अगड़ों के बराबर लाके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा कर दिया जाए। पिछड़े और अगड़े हम जाति के आधार पर नहीं कहते, संसाधनों के अभाव में कहते हैं। पिछड़े वो लोग हैं जिन्हें संसाधन नहीं मिल पाए और वो अपनी क्षमताओं के आधार पर काम नहीं कर पाए और आगे नहीं बढ़ पाए, उन्हें संसाधन देने की बात समाजवादी लोग कर रहे हैं। अगड़ों के पास तो हैं, जहां कहीं कमी है उनके भी अधिकार उन्हें दिए जाएंगे, लेकिन जिन्हें संसाधन नहीं मिल पाए उनका भी तो संसाधनों पर अधिकार है। समाजवादी ने उन्हें भी संसाधन दिए, और सरकार रिपीट होती और ज्यादा देते। कल को सरकार 2022 में सरकार बनेगी, और ज्यादा संसाधन देके जो चीज आप कह रहे हैं इन चीजों को पूरा किया जाएगा। काफी वर्षों से देखा जाता है कि जो बच्चे हैं और महिलाएं भीख मांगते आ रही हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो उस दौरान भी बच्चे भीख मांग रहे थे, तो उनके लिए विशेष क्या योजना बनाई गई थी? फिरोज भाई, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इस तरह की परिस्थितियां हैं, लेकिन इस तरह की परिस्थितियों को कैसे सुधारा जाएगा? इस तरह की परिस्थितियों को सुधारने के लिए एक सिस्टम खड़ा किया जाना जरूरी है। ये ऐसे नहीं कि आप और हमने बात कर लिया, भाषण दे दिया, उससे सुधर जाएंगी, नहीं, ये सिस्टम से सुधरेंगी। आपको उन्हें शिक्षित करना पड़ेगा, जिनकी जो शिक्षा लेने की स्थिति में नहीं रहे, बड़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, जो सिर्फ जिन्हें अपने परिवार का लालन पालन करना है, उन्हें कुछ सिखाना पड़ेगा, कोई काम ऐसा सिखाना पड़ेगा। सबसे पहले तो उनके अंदर यह एहसास पैदा करना बहुत जरूरी है कि भीख मांगना गलत बात है। चलिए भीख नहीं मांगेंगे, अब क्या, लालन पालन तो सबको अपने परिवार का करना है, अब क्या, रोजगार करो। रोजगार कैसे करें? शिक्षा लो, रोजगार मिलेगा, प्रशिक्षण लो,
चीजें बनाओ, बेचो तो रोजगार मिलेगा। माध्यम खड़े करने पड़ेंगे, कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से, छोटी छोटी शिक्षा फ्री करके। हमने शिक्षा फ्री की, बेसिक शिक्षा भी फ्री की, ग्रेजुएशन तक की शिक्षा हमने फ्री कर दी थी। कोई भी गरीब का बच्चा जाए, एडमिशन कराए और पढ़ाई करे। मिड डे मील की व्यवस्था करी, मिड डे मील पढ़ना भी वहीं, खाना भी वहीं। देखिए समझिए, ड्रेस दी, जूते दिए, तमाम संसाधन जो एक छात्र को चाहिए होते हैं वो स्कूल के अंदर हमने मुहैया कराने का प्रयास किया। एक सिस्टम बना के खड़ा किया था। अब एकदम नहीं कोई चीज खत्म, पूरी तरह खत्म हो सकती, लेकिन उस तरफ हम चले और लाखों लोगों ने उस चीज का लाभ भी उठाया। लेकिन मौका मिले तो उस चीजों को आगे किया जाए। अब एक जो सिस्टम बना के खड़ा किया था वो 17 तक चला, 17 के बाद उस पर एकदम से ब्रेक लग गया। अब 4.5 साल है, बताइए मुझे कहाँ सिस्टम है। स्कूलों में पानी भरे हुए हैं, सिलेंडर वो बेगोनों में पैर रख के टीचर स्कूलों में अंदर प्रवेश कर पा रहे हैं। बहुत चीजें हैं निंदा करने के लिए। आप देखिए, कोई बात नाम बदलने के अलावा सरकार ने की हो, किसी एक खास धर्म के लोगों पर उंगली उठाने के अलावा कोई बात की हो, अलग अलग जुमलेबाजी करने के अलावा कोई बात की हो, ठोको नीति के अलावा कोई बात की हो, कुछ नहीं, सिर्फ ढकोसलेबाजी और ड्रामेबाजी होने के अलावा इस 4.5 साल में कोई काम हुआ हो तो बताइए। जो सिस्टम बनता है वो सिस्टम पे काम हो। भाजपा की सरकार आई थी, जो एक सिस्टम बनाया था उसको ध्वस्त करने के बजाय उस सिस्टम को आगे बढ़ाती, उसमें और कुछ ऐड ऑन कर देती। ऐड ऑन तो कर नहीं पाए। एम्बुलेंस खड़ी है, उन्हें तेल भी मुहैया नहीं हो रहा। जो 102 108 गरीब के लिए थी उनमें तेल भी मुहैया नहीं हो रहा। जो यूपी 100 में गाड़ियां दी गई थी उन गाड़ियों को धक्के लगा लगा के पुलिस वाले बहुत सी जगह खींचते भी दिखाई दिए। नाम बदल दिया, सुविधा उन्हें आपको देना नहीं चाह रहे। कितनी गाड़ी बढ़ाई आपने। पुलिसिंग व्यवस्था में जो गाड़ी समाजवादी सरकार में दी गई थी उसके बाद कितनी गाड़ी बढ़ी, कितनी एम्बुलेंस बढ़ी, कितने और ज्यादा लोगों को आपने प्रशिक्षण दिया, नहीं दे पाए। जितना समाजवादी सरकार के लोग करके गए थे 2017 तक माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, वहीं पर आकर वो गाड़ी रुक गई। और हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि जिस तरह का आज माहौल है, छात्र, किसान, नौजवान, गरीब, मजदूर, व्यापारी, हर वर्ग परेशान है। आज एक माहौल उत्तर प्रदेश की जनता में मौजूदा सरकार के खिलाफ खड़ा हो चुका है। जनता ने जवाब देगी, 2022 में समाजवादियों की सरकार बनेगी। उस सिस्टम को और सशक्त तरीके से, मुझे यकीन है, आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व वाली समाजवादी सरकार में उसे आगे और जारी कर दिया जाए। 2022 चुनाव में क्या आप भी चुनाव लड़ेंगे? अब देखिए, राजनीति कर रहे हैं, सेवा की भावना है, चुनाव की भी इच्छा है, मौका मिलेगा। माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी का निर्णय अगर होगा, उनका आदेश होगा पार्टी का, तो कोशिश करेंगे चुनाव लड़ने की। अगर चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं तो क्या विशेष कदम उठाया जाएगा आपके द्वारा? देखिए, चुनाव लड़ाना तो पार्टी का अधिकार है, हमारी मेहनत है। मैंने बताया 97 से मैं पार्टी लगातार काम कर रहा हूँ, जनता के बीच में हूँ। लगातार सन 2000 से पार्टी में झंडा उठाए हुए हूँ। और आज क्षेत्र में भी चूंकि लगातार पब्लिक के बीच में बूथ दर बूथ, गली दर गली, मोहल्ला दर मोहल्ला लगातार काम करते रहे हैं। दिन रात 24 घंटे जब भी किसी ने याद किया तो उसकी सेवा में खड़े रहे। खुद भी जाके हमने लोगों को जो जुड़ने का, जगाने का प्रयास किया है, जुड़ने का प्रयास किया, जुड़े हैं लोगों से। अब पार्टी मौका देगी तो चुनाव लड़ेंगे। अगर अवसर मिलता है, जैसा आपने पूछा, अगर जीत जाएं, बहुत बात की बात आपने एकदम बहुत जल्दी पूछ ली। अगर जीत जाते हैं तो जीतने की बात है, सबसे पहले लोगों को शिकायत ये रहती है कि नेता जीतने के बाद आते नहीं। हम वो लोग हैं जो राजनीति में एक बार अगर आ गए तो फिर हम जाते नहीं। सबसे पहला काम तो हमारा होगा कि जनता के बीच में चुनाव से पहले तो सब जाते ही हैं। मौका अगर जनता दे देगी, देखिए जीत हार तो किस्मत के हाथ है, मेहनत सब करते हैं, हम भी करते हैं, दूसरे दल के लोग भी करते हैं। अगर चुनाव का मौका मिलेगा तो रिजल्ट कुछ भी हो, जीत जाए चाहे हार जाए, हमारा सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी होगी कि हम जनता के बीच में रहें, जनता को बीच में छोड़ कर ना भागे। खोज न्यूज से बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।